Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आई होप कि आपका केमिस्ट्री का CBSE का बोर्ड का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। पेपर काफ़ी आसान आया था और मैं ऐसा उम्मीद करके चलती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके CUET के एंट्रेंस पे बेस्ड रहेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो DU में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो भले ही आप जामिया का एंट्रेंस दे रहे हैं केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए या फिर मतलब कोई भी ऐसे कोर्स के लिए जहाँ पे केमिस्ट्री इंक्लूडेड है। ठीक है, तो भले ही आप JEE का पेपर दे रहे हैं, भले ही आप जामिया का पेपर दे रहे हैं, भले ही आप नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, भले ही आप CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, हर जगह केमिस्ट्री का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, हाँ ये है अगर आप JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे 11th का सिलेबस भी इंक्लूडेड होता है। CUET का मेन फोकस हम लेकर चलेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, बट हाँ ये है कि 12th से रिलेटेड जो हम टॉपिक करेंगे आपके दूसरे एंट्रेंसेस में भी वो आपको काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 16 चैप्टर हैं जो CUET में केमिस्ट्री के अंदर आने वाले हैं। जहाँ से क्वेश्चन जो मैंने ग्रीन मार्कर से बॉक्स बना के डाला है, इनके चैप्टर्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनके वन शॉट वीडियो भी आपको मिलेंगे, जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, इसका आपको वन शॉट वीडियो भी मिलेगा। बहुत सारे हमारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी मैंने कंप्लीट चैप्टर की वीडियो बना के एज अ प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारा तैयारी करने का जो तरीका रहने वाला है मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। ऑलरेडी हमारा मई का महीना शुरू हो गया है और ऐसा हम टेंटेटिवली डेट मानकर चल रहे हैं कि जुलाई के सेकेंड वीक में आपका CUET का एंट्रेंस हो जाएगा, अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से वो पोस्टपोन नहीं होता है तो। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल टारगेट यही लेके चल रहे हैं कि जुलाई के सेकेंड वीक में आपका एंट्रेंस हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जो चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं उनको हम दोबारा से नहीं करने वाले हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो चैप्टर आपके नहीं हुए हैं लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन, मेटलर्जी, ठीक है, और पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो यहाँ से जैसे पॉलीमर चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर हो गया, तो यहाँ से बहुत ही ना प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मेरे से अपने पिछले पेपरों के दौरान आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं बीच बीच में बताते भी रहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और वो आपको काफ़ी बेनिफिट भी उन्होंने आपको पेपर में पहुँचाया होगा अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोज़ देखते आए हैं या मुझसे कनेक्टेड रहे हैं। तो इन द सेम वे CUET में भी मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं प्रॉपरली आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। जून का महीना, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल टीचर भी हूँ तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक रहता है नॉर्मल दिनों में वीडियो बना के अपलोड करना, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है, फिर मेरे अदर बैचेस भी होते हैं, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट लकीली हमारे पास जून का महीना आने वाला है तो मैं भी जून के महीने में काफ़ी फ्री रहूँगी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम सिलेबस को खींचने वाले हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अब उस पर आते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, जो हमने चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं आप अपने बोर्ड के पेपर देने के बाद, ठीक है, जो लाइक टर्म 1 के कुछ टॉपिक्स हैं अगर आप भूल गए हैं तो आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे नोट्स रिवाइज कर लीजिए, अगर नोट्स नहीं हैं तो 2x की स्पीड पे आप जल्दी जल्दी करके वीडियोस को सुन सकते हैं। तो जो हमने चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं चैनल पे, हम उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से चैप्टर नहीं करेंगे, टाइम खराब होगा जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय पे, क्योंकि हमारे पास हार्डली आप मान सकते हैं कि 1.5 महीना है, मैं मान के चल रही हूँ ऐसा कि 1.5 महीना 2 महीना है, और उसमें हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, हर चीज़ टिप्स पे याद करनी है। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इन जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगी उसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके NCERT हो, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके JEE के प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो नीट के प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो एंट्रेंसेस में आते हैं, पिछले साल आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम वो करेंगे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन, इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैरी करते हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल आ सकता है। तो एक तरीके से
पूरा मर्ज रहेगा। आप किसी भी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, आपके लिए प्लेलिस्ट काम ही आएगी। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आपको भले ही आप CUET की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप किसी अदर एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको काम आएगी ये चीज़, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। ठीक है, अब आते हैं उन चैप्टर्स पे जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पर नहीं कराए हैं, लाइक सॉलिड सॉल्यूशन, मेटलर्जी हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। अगर इस सीरीज़ का रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे क्या करूँगी, इन चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करना भी शुरू कर दूँगी। ठीक है, जून के महीने में, मई के महीने में हम क्या करेंगे, जो चैप्टर्स हमने कर लिए हैं स्पेशली टर्म 2 के, क्योंकि वो फ्रेश हैं अभी फ़िलहाल आपके लिए, तो हम उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आपने मेरे वन शॉट वीडियो को बहुत प्यार दिया है, आप इस सीरीज़ को भी प्यार देंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, या आप पसंद कर भी रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपके जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं बोर्ड के, उसके लिए भी, और आपके आगे फ्यूचर में जितने भी एंट्रेंसेस होने वाले हैं उसके लिए भी गुड लक। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक के हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं, जो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको आगे की ऑर्गेनिक में भी काम आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर से। और आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर के वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर भी क्वेश्चंस जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको टॉपिक समझाते हुए चलूँगी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये पिछले साल अगस्त में 2021 में जेई मेंस में आया था। तो देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जेई के जब हम पेपर देते हैं तो डेफिनेटली हमें पेपर में ऑप्शंस मिलते हैं, बट मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए इस तरीके से कि हम खुद से सॉल्व कर सकें। अगर बाय चांस ऐसा है कि भाई 2 आंसर्स में कंफ्यूजन हो रही है तो हम ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं, बट सबसे पहले कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या किया इन्होंने 3 स्टेप्स दिए हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें बेंजीन दे रहे हैं, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, बेंजीन दे रहे हैं, और बेंजीन में हम डाल रहे हैं ब्रोमीन, और कैटलिस्ट दे दिया इन्होंने Fe, आयरन, और हीट कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि ब्रोमीन को जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में ऐड करेंगे, मतलब ब्रोमीन क्या है, इट्स अ हैलोजन। तो जब भी हम हैलोजन को ऐड करते हैं तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हम उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करेंगे या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करेंगे। अगर हम सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड में ऐड कर रहे होते हैं तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में, तो हमें क्या चाहिए होगा, किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक हमें कोई लुईस एसिड चाहिए होगा, अनहाइड्रस AlCl3 चाहिए होगा, FeCl3 चाहिए होगा, FeBr3 चाहिए होगा, या फिर हमें Fe भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम हैलोजन को ऐड कर रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा हैलोजन है ये रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा, और ये क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन, जो कि हमारा एक हेलो अरीन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम डाल रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है कि जब भी हम RX के अंदर मैग्नीशियम डालते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, रिंग, और ये क्या है हमारे पास, हैलोजन यानी कि X। इसमें अगर हम मैग्नीशियम डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या कहा है कि हम अल्कोहल डाल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लग सकता है कि अरे भैया अल्कोहल क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारे पास, देखिए ज़रूरी नहीं है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन
सिर्फ एक दिशा है कि हम एक टॉपिक को डिस्कस करें, ग्रिगनार्ड। बट यहाँ पे जो मैं आपको बातें बता रही हूँ वो बातें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है अगला इस बार जो सवाल आए वो यहाँ से रिलेटेड किसी बात पर आ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन ये आएगा, बट कॉन्सेप्ट तो यही इम्प्लीमेंट होगा। अगर ग्रिगनार्ड पे कोई क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि हम क्या चीज़ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा ग्रिगनार्ड होता है इसमें क्या है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मैग्नीशियम पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, आर पे यानी कि कार्बन पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं इस ग्रिगनार्ड की रिएक्शन किसी भी ऐसे सॉल्वेंट से करा दूं, यहाँ पे तो इन्होंने अल्कोहल दिया है, मैं कह रही हूँ कोई भी ऐसा सॉल्वेंट पेपर में आ जाए जो H+ दे सकता हो, लाइक वाटर ही ले लो, वाटर कैसे टूटता है, H+ में OH- में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये R- H पर अटैक कर देगा और क्या बना लेगा, RH। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्रिगनार्ड को हम मॉइस्चर फ्री क्यों रखते हैं, ग्रिगनार्ड को हम ऐसे सॉल्वेंट से क्यों दूर रखते हैं जो प्रोटोन दे सके, प्रोटिक सॉल्वेंट से इसको क्यों दूर रखा जाता है। तो आपका हर क्वेश्चन का जवाब यही होगा, अनहाइड्रस कंडीशन में क्यों हो रहा है, आपका हर सवाल का जवाब यही होगा कि भैया ग्रिगनार्ड इज वेरी रिएक्टिव, और कोई भी ऐसा सॉल्वेंट आ जाए जो इसे H+ देने की संभावना रखता है, ये उसके साथ रिएक्ट करता है और अल्केन बना लेता है, ग्रिगनार्ड में नहीं रहता। इसलिए हम ग्रिगनार्ड को मॉइस्चर फ्री रखते हैं या ऐसे सॉल्वेंट से दूर रखते हैं जो H+ दे सके। अब अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल के साथ क्या केस था, मीथेनॉल दे दिया। अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, दे विल डिसोसिएट एंड लिबरेट अ प्रोटोन। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव अटैक कर देगा, RH बनाएगा, और ये जो CH3O है, मेथॉक्साइड है, ये मैग्नीशियम के पास जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीथेनॉल हमारा टूट गया O- H+ में, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, कार्बन पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया, नेगेटिव अटैक कर रहा है किस पर, पॉजिटिव पर। तो यानी कि बेंजीन जो है हमारी, ये जो फिनाइल रिंग है C6H5 था, यहाँ पर आकर एक H जुड़ गया, इट मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें बेंजीन मिल गया। बहुत बच्चे गलत कराते हैं इस सवाल को, ठीक है, बेंजीन मिलेगा, कुछ OCH3VH3 मत जोड़ के आ जाना, एक नई इन्वेंशन नहीं करके आनी है पेपर में, ठीक है। तो O- मैग्नीशियम पे जाके जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम OCH3 एंड Br। पेपर में इसको ऐसे दे रखा था ऑप्शंस में, Mg OCH3 और Br, एक ही बात है, ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, मेन प्रोडक्ट आपको पता चल गया कि बेंजीन बनेगा, ठीक है। तो हमने ग्रिगनार्ड, हमने देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाए हैं यहाँ पर। हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है कि यहाँ से एक H को हटा के ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, बेंजीन जो है यहाँ पर एक H था, इस H को हटा के ब्रोमीन जुड़ा है, और 2 ब्रोमीन थे, दूसरा जो है HBr बन के बाहर निकल गया, ठीक। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरे में क्या हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एंड तीसरे में क्या हुआ है, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो 3 अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पर यूज हुई है। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पिछले साल का ही है। आज के इस वीडियो में हमारे ज़्यादातर सवाल जो हैं वो JEE मेंस के ही रहेंगे, लास्ट ईयर के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, ऑप्शंस मैंने फिर से नहीं दिए हैं, मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने पे बिलीव करती हूँ, ऑप्शंस पे डिपेंड मत रहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिना ऑप्शन के हो नहीं सकते, बट जो हो सकते हैं उनको बिना ऑप्शन में करने की कोशिश करा करिए। कई बार क्या होता है, ऑप्शंस ना कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं हेल्प करने की बजाय, तो फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए बिना ऑप्शन के करना। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एक हैलोजन वाला कंपाउंड आ गया, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा एक हेलो अल्केन की कैटेगरी में चला गया, ये हेलो अरीन नहीं है, क्योंकि हेलो अरीन में हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, पहली चीज़। अब देखिए क्या है कि मुझे यहाँ पर बेस दिखाई दे रहा है, आपका एक NCERT क्वेश्चन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पर बेस्ड,
जहाँ पे आपको सोडियम इथोक्साइड दे रखा है इथेनॉल की प्रेजेंस में और 3 रिएक्टेंट दे रखे हैं और पूछा है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। हालांकि वहाँ पे रिएक्टेंट अलग है, यहाँ पे रिएक्टेंट अलग है, बट क्वेश्चन वही है। तो अगर आपने अल्कोहल की प्रेजेंस में कोई भी मीथेनॉल हो इथेनॉल हो, अगर आपने किसी अल्कोहल की प्रेजेंस में किसी बेस को देख लिया और यहाँ पर हैलोजन से रिलेटेड कोई कंपाउंड है तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन लग सकती है। क्लियर है? तो उसको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले इसी एग्जाम्पल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो इस सवाल में पूछा मेजर है, पर मैं आपको दोनों बना के बताऊंगी, मेजर भी माइनर भी, और फिर बताऊंगी कि कैसे कौन से वाला प्रोडक्ट मेजर है। क्योंकि ऑप्शन में जब पूछा तो होता है कि मेजर बताओ, बट ऑप्शंस में माइनर वाला भी दिया होता है एज अ ऑप्शन, तो कहीं आप माइनर ना टिक कर आओ, इसलिए हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि मेजर माइनर चेक कैसे करते हैं। ठीक है? CH3 CH2 CH बेंजीन रिंग और यहाँ पर है CH2 और मैं इस Br को नीचे लिख रही हूँ। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। हैलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कहते हैं, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा क्या होता है, बीटा। यहाँ पे आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा इस तरफ बीटा होता तो भी हमारा एक और प्रोडक्ट बनने की संभावना होती। इस क्वेश्चन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? तो क्या होगा कि जो हमारा बेस है, बेस का काम होता है बीटा कार्बन से H ले लेना। तो मैं इस H को ओपन करके लिख रही हूँ, ये मेरा H है। बेस आएगा, बेस क्या करेगा, बीटा के कार्बन से H ले लेगा, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन या फिर E2 एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। बेस ने आया, बेस आके क्या करा, इसने H ले लिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए अल्फा बीटा के बीच में और अल्फा से हैलोजन लीव कर गया। ठीक है? अब क्या बनाएगा ये बनाएगा CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज लिख दिया हमने, फिर क्या है कार्बन, फिर उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ गई आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पिछले साल का जेई मेंस का है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि भले ही हम इस वीडियो में जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे ना सोचे कि हम तो जेई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम एंट्रेंसेस के लिए पढ़ रहे हैं। हर वीडियो में ऐसा नहीं होगा, हम हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें CUET में किस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए। तो कॉन्सेप्ट मेकिंग पे आप ध्यान दीजिए, बजाय इस पे ध्यान देने के कि हम जेई का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए एक सवाल होना चाहिए, बजाय कि इसके कि हम जेई का कर रहे हैं कि नॉर्मल किसी एंट्रेंस का कर रहे हैं। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये सवाल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें एक साथ कई चीज़ें चेक होंगी कि आपके कॉन्सेप्ट कितने सही हैं। ठीक है? सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, 11th का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जहाँ पर हम पढ़ते हैं एल्काइंस के बारे में, जहाँ पर आता है एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। वहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि, सुन लीजिए ध्यान से, काम आ सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर होता है डबल और सिंगल के मुकाबले। तो जहाँ पर S कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है और वो कार्बन भी हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है? तो यानी कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया और हम ये देख रहे हैं कि भाई हम उसके अंदर ना कोई बेस डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, सोडामाइड डाल रहे हैं, एक बहुत अच्छा बेस होता है, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Na+ में और NH2- में। तो क्या होगा, NH2- आएगा, वो कहेगा आइला मेरे को क्या चाहिए, मुझे प्रोटॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, 2.5, हाइड्रोजन की कितनी है, 2.2 या 2.1। तो
बॉन्ड पोलर है, इसका S करेक्टर ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 के आसपास पहुंच चुकी है इस समय। मैंने तो नॉर्मल वाली लिखी है, पर ट्रिपल बॉन्ड में जब S करेक्टर ज़्यादा आता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। तो बेस आएगा, यहाँ से H लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C लोन पेयर विद माइनस साइन, और ये Na प्लस इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा सोडियम एलाइड बन गया ये हमारा, ठीक है। ये हमारा NH3 अमोनिया बन के बाहर। अब हमारा A बन गया। अब हम A में क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे इस कंपाउंड से। ध्यान से देखिएगा, मैंने ब्रोमीन लिखा, हर पॉइंट एक कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, इस कार्बन पे एक क्या लगा हुआ है OH। अब कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो जरूरत के हिसाब से बॉन्ड लगाएंगे हाइड्रोजन के। 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 H लगा दिए, 4 हो गए पूरे। 2 यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 1 H लगा दिया, ठीक है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम एंड दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। हैलोजन्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन के मुकाबले, इसलिए इनकी काफ़ी अच्छी क्षमता रहती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, आकर्षित करने की। तो ये इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर विद माइनस साइन प्लस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा, इस CH2 पे किसने अटैक किया, इसने, तो पहले इसको लिख देते हैं CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर इसने अटैक किया CH2 पे, फिर एक और बार CH2 है, फिर क्या है CHOH और फिर क्या है CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा B बन गया। अब हम डाल रहे हैं हाइड्रोजन डाल रहे हैं और क्या है पैलेडियम कार्बन के साथ। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन डाल रहे हैं। हाइड्रोजन क्या कराता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजन ऐड कराएगा। तो जब हाइड्रोजन ऐड कराएगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड कराएगा। OH का तो क्या ही रिडक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक होता तो हम रिडक्शन सोचते कि भैया एल्डिहाइड कीटोन मिल सकता है। एल्डिहाइड कीटोन होता तो हम समझ सकते थे कि भाई हाँ चलो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल का क्या रिडक्शन कराएगा वो, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बन पे हम H जोड़ेंगे और ये बना देगा CH3C, एक H यहाँ जोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा तो बन गया CH2। यहाँ पे भी सेम चीज CH2, फिर से CH2, फिर से CH2 और ये क्या है CHOH CH3। ये हमारा क्या बन गया C। अब इस C में हमें क्या डालना है, हमें डालना है CrO3। CrO3 बहुत ही अच्छा हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, हम पढ़ते भी हैं CrO3 H2SO4 हमारा जॉन्स रिएजेंट होता है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल है वो क्या है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, 2। तो कैसा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा हमें क्या मिलता है, कीटोन, ठीक है। तो कीटोन मिलेगा हमें, कीटोन की प्राप्ति होगी हमें। CH3 कितनी बार CH2 है, 4 बार CH2 है तो CH2 लिख के होल 4 कर दिया हमने। फिर क्या है, कार्बन, इधर क्या है डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया, और इधर क्या है CH3। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। द करेक्ट पेयर या फिर पेयर्स ऑफ द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इज और आर। जब ब्रैकेट में दिया होता है पेयर, एस मतलब कि हो सकता है कि एक ही आंसर हो, ठीक है। तो पेयर हो सकता है एक से ज्यादा आंसर हो, जैसे इसमें है बी और सी आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए इज आर और ब्रैकेट में एस वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हमारे क्या होते हैं।
न्यूक्लियोफाइल हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक और कैटेगरी आती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वो हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है, बट एक बार में एक ही डोनेट करेगा। क्या मतलब है इस बात का? लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे साइनाइड है, साइनाइड में क्या है, कार्बन भी अटैक कर सकता है। आप चाहो तो इस कार्बन में से, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। तो क्या समझा यहाँ से कि CN में कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी। अटैकिंग साइट एक से ज्यादा है, बट एक बार में या तो कार्बन ही डोनेट करेगा, अटैक करेगा, या फिर नाइट्रोजन ही करेगा। तो दे आर कॉल्ड एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आपको CN और KCN वाला दिख रहा है? जाहिर सी बात है, एक साइनाइड बनाएगा, एक आइसोसाइनाइड बनाएगा, तो ये एम्बिडेंटेड का एग्जाम्पल हो गया। CN को देख रहे हैं हम, AgCN, Ag और पोटेशियम को नहीं देख रहे, CN को देख रहे हैं। अब ये क्या है, ये कैसे टूटेगा? RCO माइनस Ag प्लस, RCO माइनस K प्लस। तो इसमें अटैक करने वाला सिर्फ ऑक्सीजन ही है, एक ही है। फिर आते हैं NO2 पे। ठीक है, इस पे अभी हम आएंगे। फिर है Ag प्लस I माइनस, Ag प्लस I माइनस। तो दोनों में अटैकिंग वाला I माइनस है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब C को चेक करेंगे। C में क्या आ गया? नाइट्राइट आयन आ गया। नाइट्राइट आयन में क्या है? नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है मेटल को, नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा। ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है, बट एक बार में या तो नाइट्रोजन अटैक कर रहा है या ऑक्सीजन अटैक कर रहा है। तो ये भी क्या है? एम्बिडेंटेट का एग्जाम्पल है। ये भी क्या है? एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। तो A और C यानी कि ये है, तो ये हमारा थर्ड इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस है, हमने इसको वहाँ पे पढ़ा था जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि NCERT में 4 रीज़न दे रखे हैं कि क्यों कोई न्यूक्लियोफाइल रूम टेम्परेचर पे NSR शो नहीं कर सकता। सबसे पहले रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वहाँ पर आ जाता है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो हमारे पास हैलोअरीन का कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसमें S करेक्टर ज़्यादा होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखता है। तीसरा रीज़न हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल और जो हमारे पास अरीन है उसमें रिपल्शन होता है। और चौथा रीज़न हमने क्या पढ़ा था? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, कि फिनाइल केटायन अगर हम सोचे कि बने तो वो भी अनस्टेबल होता है। तो इन 4 रीजंस की वजह से हैलोअरीन्स NSR रूम टेम्परेचर पे शो नहीं करता। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम फिर भी ज़बरदस्ती रिएक्शन कराना चाहते हैं कि नहीं भैया हम तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे ही क्लोरोबेंजीन पे या किसी हैलोअरीन पे, तो हम उसको हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे देते हैं। और इसी प्रोसेस को डाउस प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें बहुत ही फेमस हम क्या यूज़ करते हैं? 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 से 320 ATM तक हम प्रेशर यूज़ करते हैं। कई किताबों में 320 होता है, कई किताबों में 300 होता है, यहाँ पे तो हर जगह 300 है। कॉपर का यहाँ पे फिलहाल कोई लेना देना है नहीं, तो कॉपर वाले तो वैसे ही ऑप्शन से हटा दो। 573 हम यूज़ नहीं करते, बचा क्या? 623 और 300। तो कौन सा प्रोसेस है? आपको पेपर में ये भी आ सकता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? डाउस प्रोसेस है। इसी में ही एक और बात सुन लो, अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने NO2 लगा दिया, तो ये जो हमारा टेम्परेचर है थोड़ा सा गिर जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और NO2 लगा दूं तो और टेम्परेचर गिर जाएगा। अगर मैं एक और NO2 लगा दूं तो वार्म वाटर के साथ ये रिएक्शन दे देगा, इतना टेम्परेचर प्रेशर हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस बात से क्या सीखे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाता है तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है और फिर हमें हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की भी नीड नहीं पड़ती। ठीक है, बट अभी फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन्होंने हमें क्या दिया है, साइक्लोहेक्सीन दिया है। ये कह रहे हैं कि हम कुछ साइक्लोहेक्सीन के अंदर रिएजेंट डाल रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, इधर इस कार्बन पे और इस कार्बन पे क्लोरीन मिल रहा है। तो कौन सा रिएजेंट होगा? सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि यहाँ डबल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड पे नहीं जुड़ा, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाके रिएक्शन हुई है। तो ये पहचान है किस चीज की है कि भाई जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हमेशा अगर रिएक्शन शो कर रहा है तो वो लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा। और जो हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, डार्क में या फिर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन देते हैं। तो जब हम डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, हमें दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे हो रहा है और सिंगल बॉन्ड वाला या तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन देता है या हीट की प्रेजेंस में, तो देख लो ऑप्शन में कि क्या कहीं पर हीट या फिर लाइट मेंशन किया है, बिल्कुल किया है। तो यानी कि क्या होगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। देखते ही पता चल गया। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे हुई है जरा उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि जो हमारे पास ये है, मैं साइक्लोहेक्सीन को बना रही हूं, ये कुछ इस तरीके से था। ठीक, इधर H, इधर H, इधर CH2 CH2 CH2। तो इस कार्बन पर 2 H थे इस तरीके से सिंगल बॉन्ड वाले पे। लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक यहाँ आया और इसने क्या बनाया, रेडिकल बनाया। फिर यहाँ से भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ, यहाँ से भी एक H रेडिकल हटा, HCl बना गया वो। ठीक है, और यहाँ पे आ गया रेडिकल, उस रेडिकल के साथ एक क्लोरीन जुड़ गया और उसने क्या बना लिया, इस तरीके से बॉन्ड बना लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे Cl जुड़ा है, फिर उसके बाद दोबारा से दूसरा क्लोरीन आया है, उसने रिएक्शन करी है, फिर यहाँ से H हटा है और यहाँ पे Cl जुड़ा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा आपको समझाने के पर्पज से लिख रही थी मैं ऐसे, तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ। ऐसे था, हमने क्लोरीन डाला लाइट के प्रेजेंस में, तो एक बार हमारे इसमें Cl जुड़ गया। फिर हमने क्या किया, दोबारा से Cl2 डाला लाइट के प्रेजेंस में और दूसरी बार भी यहाँ पर जुड़ गया। ये बात मैंने क्यों बताई है, ये बात मैंने इसलिए बताई है कि अगर आपको यहाँ पर, तो देखो चलो फिलहाल मेंशन नहीं किया, ठीक है, बट मेंशन कर देते हैं कि अगर एक ही बार Cl2 डाल रहे हैं तो आपको यही रिएक्शन को स्टॉप कर देना है। अगर लिख रहे हैं कि हम और भी Cl2 डाल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ तक रिएक्शन को कैरिड आउट करना है। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक क्यों कैरिड आउट किया, क्योंकि अब यहाँ पर दे ही यही रखा था कि प्रोडक्ट ही हमको ये बनाना है। ठीक है, और ये डार्क वाला, ये वाला, ये वाला, ये रिएक्शन नहीं देंगे। सिंगल बॉन्ड हमेशा लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन देता है, तो ये मजबूरी थी कि इसको ही टिक करना है। अब हम उसको इग्नोर मारेंगे यहाँ पर कि Cl2 यहाँ पे एक बार लिखा है कि अनेक बार लिखा है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड में को हम हीट कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे और हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब ली है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11th की रिएक्शन है ये। ऐसे 3 मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड के एसिटाइलिन के पार्टिसिपेट करते हैं। खुद से ही समझना पड़ता है ये रिएक्शन अगर आपको पता हो तो जब हम हीट करते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ आता है, एक बॉन्ड यहाँ आता है, एक बॉन्ड यहाँ आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं इसे हम? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब है, 873 केल्विन पर हीट कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड CH, और ये मतलब एक तरीके की बेंजीन बन गई है आपकी। आप चाहो तो बेंजीन भी बना सकते हो, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, एक ही बात है। अब हम क्या कर रहे हैं सेकेंड केस में, बेंजीन के अंदर COHCl डाल रहे हैं AlCl3 के साथ। कौन सी रिएक्शन है ये? टर्म 2 वालों बताओ कौन सी रिएक्शन है ये?
एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर किया है ये, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड स्पेसिफिकली, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, गटरमैन कोच रिएक्शन लग रही है, एल्डिहाइड बन जाएगा बेंजल एल्डिहाइड, और ये हमारी बेंजीन है। अब क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बताने हैं, मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो बताना है। इसलिए मैं वापस इसका स्केलेटन बना रही हूँ कि भाई बाय चांस किसी बच्चे को ना समझ में आए कि हमने क्या कर दिया ये, इसलिए मैं वापस इसका स्केलेटन बना रही हूँ। जिन्हें बिना स्केलेटन के समझ में आता है आप वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बताना है, मतलब ऐसे वो नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो डबल बॉन्ड देखो कौन कौन बना रहा है, ये कार्बन बना रहा है डबल बॉन्ड 1, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है 2, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है 3, इसका 4, इसका 5, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है 6, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है 7। तो टोटल हमारे कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है प्रोडक्ट के अंदर, 7। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज, ठीक है। तो क्योंकि ये आपकी पहली वीडियो है और मुझे पता नहीं है कि आप लोग इसको कितना पसंद करने वाले हो, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और फिर उसके बाद हम ढंग से इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी एंट्रेंसेस हैं, चाहे वो CUET है, चाहे वो अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस हैं, या फिर आपका JEE है या नीट है, वो बहुत 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 अच्छा जाए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।